Hello dear students, welcome to my channel Maths Academy by Saurabh Parekh. Today we are going to start a new chapter that is vector algebra. Okay? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है? क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आगे चल के जब हम थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर यही है जो काम आएगा, ठीक है? विदाउट वेक्टर अलजेब्रा यू कैन नॉट स्टडी थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री परफेक्टली, ठीक है? आपको कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत आएगी, ठीक है? तो आप वेक्टर अलजेब्रा को बड़े ही ध्यान से पढ़ें, ठीक है? और बोर्ड एग्जामिनेशन में ये चैप्टर ऑलमोस्ट 7 मार्क्स का है, ठीक है? और 7 मार्क्स का थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, ठीक है? तो ये एक मैथ्स का अलग ही सेक्शन है, वेक्टर एंड थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री. तो लेट अस स्टार्ट दिस सेक्शन and in which our first chapter is vector algebra, ठीक है? तो देखिए वेक्टर अलजेब्रा पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी, सबसे पहले तो ये सुनिए आप, ठीक है? तो अपन को पता है कि बहुत सारे प्रकार की फिजिकल क्वांटिटीज होती है. फिजिकल क्वांटिटी मींस जो आपने फिजिक्स में 11th क्लास में काफी सारी क्वांटिटीज सीखी भी होंगी, मोमेंटम, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, क्लियर है, टॉर्क, ओके, स्पीड, एक्सेलरेशन, आई एम रिपीटिंग इट, ठीक है? तो ये बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, क्लियर है? अब इनमें से कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनमें अपन को सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है. जैसे मैं मेरी हाइट की बात करूं, ठीक है, या फिर कोई भी एक मान लीजिए कुछ भी है उसकी लेंथ की बात करो आप, ठीक है? तो वहां पे अपन को सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है. व्हाट इज मैग्नीट्यूड? मतलब से मैं मेरी हाइट की बात कर रहा हूं तो मेरी हाइट मान लीजिए 6 फीट है, तो वो 6 फीट क्या है? मैग्नीट्यूड है, ठीक है? इसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, ठीक है? कि भाई 6 फीट नॉर्थ साइड में या 6 फीट साउथ साइड में, ठीक है? ऐसे ही अपन बात करें कि मान लीजिए कोई भी एक फुटबॉल प्लेयर है, उसको गोल मारना है, ठीक है? तो उसके लिए दो चीजें काम आएंगी. एक तो फोर्स कितना लगाया बॉल पे, ठीक है? तो दैट इज मैग्नीट्यूड. मान लीजिए उसने 200 न्यूटन फोर्स लगाया, ठीक है? और एक कौन सी डायरेक्शन में लगाया, ठीक है? तो 200 न्यूटन फोर्स इन दिस डायरेक्शन, ठीक है? तो यहां पे अपन को दो चीजें जरूरी हो गई, वेक्टर क्वांटिटी एज वेल एज मैग्नीट्यूड, ठीक है ना? एक तो डायरेक्शन जरूरी होगी और एक क्या हो गया उसमें? मैग्नीट्यूड. तो वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं? तो वो क्वांटिटीज जिनमें दो चीजों की जरूरत होती है, वन इज वेक्टर, वन इज डायरेक्शन एंड अदर इज मैग्नीट्यूड, ठीक है? सो लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक. सो सबसे पहले अपन बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज की. फिजिकल क्वांटिटीज, बच्चों ये फिजिकल क्वांटिटीज दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है? वन इज स्केलर क्वांटिटी एंड अदर इज वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है? तो स्केलर क्वांटिटी मींस those physical quantities which needs only magnitude are called scalar quantity, ठीक है? वेक्टर क्वांटिटी means those quantities which need magnitude plus direction, ओके? उन्हें अपन क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है? बहुत सारे लोग इसमें एक चीज और ऐड करते हैं कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होगी तो वो ट्राइंगल का एडिशन रूल को भी फॉलो करना चाहिए, ठीक है ना? ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है? तो इसको भी फॉलो करना चाहिए. तो ये चीज तो अपन बाद में डिस्कस कर देंगे कि ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता क्या है, ठीक है ना? फिलहाल तो अपन वेक्टर क्वांटिटी के बारे में पढ़ रहे हैं. तो वेक्टर क्वांटिटी में आप बेसिकली ध्यान रखिए कि वी नीड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. कुछ एग्जांपल्स, तो एग्जांपल्स में मान लीजिए फोर्स आ गया, ठीक है? वेलोसिटी आ गया, ओके? फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ठीक है? ओके, दिस टाइप बहुत सारे क्वांटिटी जो आप ऑलरेडी फिजिक्स में पढ़ चुके हो तो उनको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? स्केलर क्वांटिटीज में क्या क्या हो गया? हाइट, लेंथ, क्लियर हो रहा है सबको? ओके, मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़े, ठीक है? तो बहुत सारी ये वेट हो गया, जैसे मान लीजिए आप
बाजार से कुछ सामान लाने गए, ठीक है ना, आपने बोला कि 1 केजी ये सामान दे दीजिए, ठीक है, तो उसमें डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी को दो भागों में कैटेगराइज किया, वन इज स्केलर क्वांटिटी एंड अदर इज वेक्टर क्वांटिटी। अपन क्या पढ़ेंगे, वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। तो वेक्टर क्या होता है, वेक्टर इज ए फिजिकल क्वांटिटी व्हिच नीड्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। अब बात आती है कि सर कोई भी मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए, ठीक है। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उनको पढ़ने के लिए हम पेपर पे कैसे डिनोट करें, कैसे उनको रिप्रेजेंट करें, तो वो अब सीखेंगे अपन, ठीक है। तो अपन बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, क्लियर है। तो वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए देखो कैसे करेंगे अपन। मान लीजिए अपने पास कोई भी एक इनफाइनाइट लेंथ का लाइन है, ठीक है, वी हैव अ लाइन ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसमें से एक छोटा सा लाइन सेगमेंट कट कर लिया, सपोज दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी, ठीक है। लाइन सेगमेंट कट कर लिया, इसका मतलब हमने इसका मैग्नीट्यूड फिक्स कर लिया, ठीक है। मान लीजिए 5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट था, तो इसका मैग्नीट्यूड फिक्स हो गया, ठीक है। और इसको एक क्या दे दिया बच्चों हमने, डायरेक्शन, एक क्या दे दिया इसको हमने, डायरेक्शन। तो ये क्या बन गया, एक वेक्टर बन गया, क्लियर हो रहा है, ठीक है। और इस वेक्टर को हम क्या बोलेंगे बच्चों, ए बी वेक्टर, ठीक है। लिखने का तरीका क्या होता है, ए बी के ऊपर अपन एरो का साइन लगा देंगे, ठीक है। तो इस बात को हम लिख लेते हैं। यहां पे जो ये ए है उसे हम बच्चों बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, विच पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, ठीक है। बी को हम बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट, टीपी, टर्मिनल पॉइंट, ठीक है। सो इट इज इनिशियल पॉइंट एंड इट इज टर्मिनल पॉइंट। और ए से बी की तरफ इसकी डायरेक्शन है, इसलिए इसको अपन ने लिख दिया ए बी वेक्टर, ठीक है। बहुत सारी बुक्स में ऐसे भी लिखा जाता है, ए बी के ऊपर ऐसा एक बार लगा दिया जाता है, ठीक है, या एक लाइन खींच दी जाती है, उसे भी अपन ए बी वेक्टर बोल सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो रहा है, ए बी वेक्टर मींस इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, व्हिच इज ए पॉइंट इज इनिशियल पॉइंट एंड बी पॉइंट इज टर्मिनल पॉइंट, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया, ठीक है। अब वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे को कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ी, तो वो बच्चों ध्यान रखिए, हमेशा आपको 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। जो सबसे पहला है वो होता है सपोर्ट, क्या होता है, सपोर्ट। सपोर्ट मींस आपने कोई भी एक वेक्टर बनाया, मान लीजिए वेक्टर है, ठीक है, इसका डायरेक्शन इधर है, ठीक है। तो कोई भी वेक्टर बनाओगे तो उस वेक्टर के इनिशियल पॉइंट से आप इनफाइनाइटली इधर एक्सटेंड कर दो और इनफाइनाइटली इसको इधर एक्सटेंड कर दो, तो आपके पास क्या है, एक लाइन है और उसके ऊपर क्या है, वेक्टर है, क्लियर है सबको, ठीक है। तो ये जो इनफाइनाइट लेंथ का जो लाइन सेगमेंट है इसे अपन क्या बोल देते हैं बच्चों, सॉरी, इनफाइनाइट लेंथ का जो ये लाइन है इसे हम बोल देते हैं सपोर्ट। ये सपोर्ट हो गया ना वेक्टर का, क्लियर है। तो सपोर्ट क्या होता है, सपोर्ट होता है लाइन ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, ओके, दिस इज कॉल्ड सपोर्ट ऑफ द वेक्टर, ठीक है। सेकंड अपन को क्या चाहिए बच्चों इसमें, दैट इज सेंस। सेंस को आप बोल सकते हो बच्चों डायरेक्शन, सेंस को किससे लिंक कर सकते हो आप, डायरेक्शन से, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, रिप्रेजेंट मतलब पेपर पे बनाने के लिए हमारे को एक डायरेक्शन की भी जरूरत होगी। तो अपन ने ये एरो लगाया है, ये इसकी क्या बता रहा है बच्चों, डायरेक्शन, ठीक है। तो दो चीजें हो गई वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के, एक तो सपोर्ट चाहिए, सेकंड इज सेंस, ठीक है। इन्हें अपन वेक्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं। एंड थर्ड वन इज लेंथ। लेंथ को आप बोलोगे बच्चों मैग्नीट्यूड, क्या बोलोगे, मैग्नीट्यूड, क्लियर हो रहा है। लेंथ को क्या बोला जाएगा, मैग्नीट्यूड, ठीक है। मैग्नीट्यूड मींस ए से बी के बीच का जो डिस्टेंस है उसे अपन बोल देंगे इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, क्लियर हो गया, ओके, ठीक है। तो देखो ए से बी की तरफ डायरेक्शन है, इसलिए अपन ने इसको क्या लिख दिया, ए बी के ऊपर एरो का साइन, ठीक है। इसे अपन पढ़ेंगे क्या बच्चों, इसे अपन पढ़ेंगे या तो वेक्टर ए बी, या फिर इसको मैं जो पढ़ूंगा वो है ए बी वेक्टर, दोनों एक ही बात है बच्चों, क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है। कई बार वेक्टर को अपन एक सिंगल
अल्फाबेट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लीजिए इस AB वेक्टर का अपन एक नया नाम लिख लिया, दैट इज स्मॉल a वेक्टर, तो ऐसा भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गया सबको? ठीक है, तो ये क्या है, A वेक्टर। क्लियर है? ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके। अब आती है बात इसमें, ये तो डायरेक्शन की बात होगी, ठीक है ना। AB वेक्टर क्या बता रहा है, डायरेक्शन इज फ्रॉम A टू B। क्लियर हो रहा है? ओके, ठीक है। अच्छा, इस टर्मिनल पॉइंट को हेड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हेड, सर। ठीक है, और इसे अपन टेल बोल सकते हैं। इसे क्या बोलेंगे बच्चों अपन? टेल। दैट वन इज हेड एंड दिस वन इज टेल। ठीक है, ये पूंछ है, वो क्या है, उसका सर है। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। अब बात आती है मैग्नीट्यूड की। ठीक है, मैं यहीं पे लिख देता हूं मैग्नीट्यूड। कहां पे था? हाँ, यहाँ। ठीक है, तो कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिनोट करने का क्या तरीका होता है? ठीक है, ये AB वेक्टर तो आपको एक वेक्टर क्वांटिटी शो कर रहा है। ठीक है, AB वेक्टर क्या बता रहा है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर AB है। ठीक है, वेक्टर AB में तो दो चीजें होती है, एक तो डायरेक्शन होता है और एक क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, लेकिन यदि अपन पर्टिकुलरली मैग्नीट्यूड की बात करें तो उसको डिनोट करने का तरीका होता है AB वेक्टर के ऊपर ऐसे दो लाइनें खींच दी अपन ने। ठीक है ना, जैसे मोड, एक मोड लिखा करते थे 11th क्लास में फंक्शन में। क्लियर है? तो मोड ये है, मान लो। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ AB वेक्टर। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया। इसे अपन क्या बोलेंगे बच्चों? मैग्नीट्यूड ऑफ AB वेक्टर। इसे क्या बोलेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ AB वेक्टर। क्लियर है? तो कोई भी दुनिया का वेक्टर, मान लीजिए मैंने कहीं पे A वेक्टर लिखा, मैंने बोला कि इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करो, तो आपको क्या करना है, मैग्नीट्यूड को डिनोट ऐसे करना आपको। ठीक है, दो वर्टिकल लाइंस खींची, उसके बीच में वेक्टर को डाल दिया। अब दिस रिप्रेजेंट A वेक्टर। ओके, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर। आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक है, एक बात का और ध्यान रखें, कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि लेंथ, और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, यानी कि वो एक नॉन नेगेटिव क्वांटिटी होगी। या तो वो जीरो होगी या फिर क्या होगी बच्चों, वो पॉजिटिव होगी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर विल ऑलवेज बी अ नॉन नेगेटिव क्वांटिटी। क्लियर हो गया? तो यहां तक का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आप अपने हिसाब से इसके नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, आपको यदि नोट करना है बोर्ड से तो आप वीडियो को पॉज करें और इस पूरे मैटर को अपने हिसाब से नोट कर लें। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? अपन बढ़ते हैं बच्चों आगे। तो आगे क्या पढ़ेंगे हम, देखिए। सबसे पहले अपन देखो, यहाँ पे जो भी वेक्टर अलजेब्रा पढ़ेंगे अपन वो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, 3D में। ठीक है, 3 डायमेंशन का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ जिससे आपको आगे चल के चैप्टर में दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे अपन 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ा करते थे क्लास 11th में। क्लियर हो रहा है? उसमें एक तो एक्स एक्सिस हुआ करता था और एक वाई एक्सिस हुआ करता था। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे अपन क्या पढ़ रहे हैं, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में वेक्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपन एक एक्सिस और ऐड कर देंगे। ठीक है ना, वो क्या होगा बच्चों, मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, और ये क्या है बच्चों, जेड एक्सिस। क्लियर हो रहा है सबको? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ठीक है, तो ये 3 डायमेंशनल स्पेस हो गया। मान लीजिए, अच्छा इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल लेना तो आप अपने कमरे को, आप जिस रूम में बैठे हो उस रूम का एक जो कॉर्नर है, मान लीजिए नीचे वाला कॉर्नर है, इसको मैंने ओरिजिन मान लिया। ठीक है ना, ये पॉइंट क्या है बच्चों, ओरिजिन। ओरिजिन मींस मूल बिंदु है ना, तो इस पॉइंट को मैंने क्या मान लिया बच्चों, ओरिजिन। ठीक है, तो ये वाला जो आगे जो एज जा रहा है, एज है ना, वो पूरा कॉर्नर, उसे अपन एक्स एक्सिस मान लेते हैं, इसे अपन वाई एक्सिस मान लेते हैं, और इसे अपन क्या मान लेते हैं बच्चों, जेड एक्सिस। क्लियर है? तो आप जिस रूम में बैठे हैं उसमें आप आराम से देख सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे उसे अपन क्या बोल देंगे, 3 डायमेंशनल स्पेस। जैसे मान लीजिए यहाँ पे इस रूम में मैंने एक इस पॉइंट की बात की, इस वाले पॉइंट की। ठीक है, इस वाले पॉइंट का मेरे को लोकेशन बताना है। ठीक है, और मान लीजिए मेरे को ओरिजिन के रेस्पेक्ट में लोकेशन बताना है, और ओरिजिन मैंने उस पॉइंट को मान रखा है। क्लियर है? तो बेसिक बात है, इस पॉइंट पे आने के लिए मेरे को क्या क्या चलना पड़ेगा बच्चों, उस ओरिजिन से मेरे को एक्स डायरेक्शन में भी चलना पड़ेगा। ठीक है, फिर मेरे को वाई डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, फिर मेरे को ये हाइट भी ट्रेवल करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे कितने कोऑर्डिनेट्स काम आएंगे, 3 कोऑर्डिनेट। जैसा 2D में कितने कोऑर्डिनेट काम आ रहे थे, 2, एक्स एंड वाई।
क्लियर है। वैसे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में कितने कोऑर्डिनेट्स काम आएंगे, 3, x, y, z। ठीक है, तो यहाँ पे दिस वन इज x एक्सिस, दिस वन इज y एक्सिस एंड दिस वन इज z एक्सिस। ठीक है, एंड x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस all three are mutually perpendicular। क्या होते हैं बच्चों ये, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। यहां तक समझ में आ गया सबको। ठीक है, अब मान लीजिए यहां पे कोई पॉइंट है P which is not actually on the blackboard। ठीक है, ये P पॉइंट बोर्ड पे नहीं है। ठीक है ना, ये मान के चले आप, ये है x एक्सिस बच्चों, दिस वन इज x एक्सिस, ये चौक क्या है x एक्सिस, ये y एक्सिस है और ये क्या है z एक्सिस। तो P पॉइंट ऐसे बाहर निकला हुआ, क्लियर है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स अपन को क्या लिखने पड़ेंगे, x, y, z। ठीक है ना, ये x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट है, ये z कोऑर्डिनेट है। अब ये x क्या बता रहा है आपको, ये x बता रहा है कि इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए आप x एक्सिस पे कितना चले। मान लीजिए मैं x एक्सिस पे इतना चला, कितना चला, मार्क्स चला, क्लियर है। सिमिलरली मैं y एक्सिस पे कितना चला, ओके। तो दिस डिस्टेंस इज y, मतलब y एक्सिस के अलोंग कितने चल रहे हो आप, क्लियर हो रहा है। सिमिलरली अपन z एक्सिस पे कितने चले, ठीक है, तो z एक्सिस के अलोंग कितना चले अपन, z डिस्टेंस, तब जाके अपन कहां पहुंचेंगे, इस P पॉइंट पे। ठीक है, इसलिए इसमें 3 कोऑर्डिनेट्स काम में आते हैं। ठीक है, कुछ बातें और देख लीजिए। x एक्सिस की बात करें तो x एक्सिस पे मान लीजिए वो कोई भी एक पॉइंट है, वो सिर्फ x एक्सिस पे मान रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले बताइए ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, वो होंगे 0 0 0। ठीक है, मान लीजिए कोई भी एक पॉइंट है वो x एक्सिस पे माना जा रहा है, तो x एक्सिस पे चलेंगे तो सिर्फ x कोऑर्डिनेट ही आएगा, y और z कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0। तो एट x एक्सिस कोई भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे बच्चों x, 0, 0। x कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए आप 3 यूनिट चले, 4 यूनिट चले, 10 यूनिट चले, तो वो यहाँ पे x की जगह आ जाएगा। लेकिन यदि x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लेना है तो आपको ऐसा लेना है। ठीक है, सिमिलरली यदि आप y एक्सिस की बात करोगे तो उस पे कोई भी पॉइंट लेना आपको, तो वो आप लोगे 0 y 0। सिमिलरली z एक्सिस की बात करोगे तो दैट पॉइंट विल बी 0, 0, z। ठीक है, थर्ड थिंग इसमें ये है कि इसमें कुछ प्लेन्स होते हैं। पहले तो एक वर्ड लिखता हूं यहाँ पे, प्लेन। प्लेन का मतलब क्या होता है बच्चों, प्लेन का मतलब कोई भी सरफेस, जैसे ये बोर्ड एक सरफेस है, ये फ्लोर एक सरफेस है, फर्श जिस पे मैं खड़ा हूं ये एक सरफेस है, ये वाली जो दीवार है वो भी क्या एक सरफेस है। ठीक है, अब ये सरफेस है, इनको अपन इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर रहे हैं ना, अनंत रूप से बढ़ा रहे हैं अपन इनको। ठीक है, क्लियर है। मान लीजिए इस बोर्ड को मैंने इधर से भी बढ़ा दिया, इधर से बढ़ा दिया, इधर से बढ़ा दिया, इनफाइनाइटली बढ़ा दिया मैंने अनंत रूप से। ठीक है, तो वो क्या बन जाता है बच्चों, एक प्लेन। उसे अपन क्या बोल देते हैं, प्लेन। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे देखिए ये x एक्सिस है, ठीक है, और ये y एक्सिस है, तो यहाँ पे अपन एक प्लेन बना सकते हैं इनफाइनाइट लेंथ का। क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा। इस प्लेन का नाम क्या पड़ जाएगा बच्चों, xy प्लेन, क्योंकि ये x एक्सिस और y एक्सिस दोनों को कंटेन कर रहा है। ठीक है, तो इसमें एक प्लेन कौन सा बन गया, xy प्लेन। ठीक है, सिमिलरली x एक्सिस है, z एक्सिस है, तो एक प्लेन यहाँ पे भी बनेगा। क्लियर है, उसे अपन कौन सा प्लेन बोल देंगे बच्चों, xz प्लेन। और सिमिलरली ये वाला प्लेन आप देख सकते हो बोर्ड पे ही है जो, दैट इज yz प्लेन। समझ में आ गया। अब xy प्लेन की बात करें अपन, ठीक है ना बच्चों, xy प्लेन। अब इसमें मैं कोई भी पॉइंट ले रहा हूं, मेरी हथेली जो xy प्लेन है उस पे आप कोई भी पॉइंट लीजिए, उसमें z कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बच्चों, 0। ठीक है, तो xy प्लेन में z कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है बच्चों, 0। तो z बराबर 0, xz प्लेन में y बराबर 0, और yz प्लेन में क्या हो जाएगा बच्चों, x बराबर 0। ठीक है, तो बहुत ही छोटा सा इंट्रोडक्शन था, आपको आगे चल के प्रॉब्लम नहीं आए इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, वैसे तो 11th क्लास में इंट्रोडक्शन तो आ जाता है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का। क्लियर हो गया। ठीक है, अब अपन वेक्टर को आगे प्रोसीड करेंगे। आपको यदि नोट करना है तो आप बड़े ही व्यवस्थित तरीके से इनको आप कॉपी में नोट कर सकते हैं। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। ओके, अब चलते हैं आगे। बात कर रहे थे हम बच्चों वेक्टर की, किसकी बात कर रहे थे हम, वेक्टर की। ठीक है, वेक्टर क्या होता है, तो ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन चाहिए उसे हम कौन सी क्वांटिटी बोलते हैं बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। क्लियर है, 3 चीजें चाहिए, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसकी, सेंस, लेंथ एंड डायरेक्शन। सेंस, लेंथ एंड सपोर्ट। ठीक है, 3 चीजें चाहिए वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए।
रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है वो आपको पता ही है, ठीक है। मान लीजिए कहीं पे भी एक पॉइंट P है, दूसरा पॉइंट Q है, और डायरेक्शन मैंने ऐसे लगा दी, दिस वन इज P एंड दिस वन इज Q, तो इसे अपन क्या बोलेंगे बच्चों, QP वेक्टर। QP वेक्टर मींस इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम पॉइंट Q टू पॉइंट P। इसमें Q क्या है, इनिशियल पॉइंट है, P क्या है, टर्मिनल पॉइंट है। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा, अब ज्यादा अपन इसको रिपीट नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अपन बच्चों, दैट इज टाइप्स ऑफ वेक्टर। क्या होता है, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर के टाइप्स, वेक्टर कितने प्रकार के होते हैं वो सारी चीजें अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहला टाइप आता है बच्चों जीरो वेक्टर। विच वेक्टर, जीरो वेक्टर, जिसे अपन नल वेक्टर भी बोल सकते हैं। चलिए जीरो वेक्टर लिख देता हूं मैं, ठीक है। कौन से वेक्टर की बात कर रहे हैं अपन, जीरो वेक्टर, ठीक है। तो जीरो वेक्टर का मतलब हो गया बच्चों ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो, ठीक है। तो लिख देंगे अपन वेक्टर विद जीरो मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड जीरो वेक्टर, इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। क्लियर हो गया। अब बात आती है इसको डिनोट कैसे करें, तो बच्चों इसको डिनोट किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय, जीरो के ऊपर आप एरो का साइन लगा दीजिए, ये जीरो वेक्टर बन गया। अब बच्चे पूछेंगे सर इसकी जरूरत क्यों पड़ी, तो बच्चों जैसे नंबर में अपन जीरो की बात करते हैं, वैसे अपन वेक्टर में किसकी बात करेंगे, जीरो वेक्टर की, ठीक है। कल को चल के मान लीजिए कोई वेक्टर ए वेक्टर है, ठीक है, और इसका आंसर मान लीजिए अपने पास जीरो आ गया कोई भी तरीके से, ठीक है। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे मैं जीरो लिख दूंगा तो ये बात गलत हो जाएगी बच्चों, क्योंकि वेक्टर और स्केलर कभी इक्वल तो हो ही नहीं सकते। वेक्टर में तो मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, क्लियर हो रहा है, और इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, जीरो तो मैग्नीट्यूड है, क्लियर है। तो इसकी डायरेक्शन को शो करने के लिए अपन इस पे क्या करते हैं, एरो। अब ये बात बिल्कुल ठीक है कि ए वेक्टर का वैल्यू क्या है, जीरो वेक्टर, क्लियर है। तो जीरो वेक्टर ऐसे अपन इवैल्यूएशन में काम में लेंगे, ठीक है। आपको समझ में आया होगा जीरो वेक्टर क्या होता है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, जीरो होता है, क्लियर है। और इसको डिनोट किससे करते हैं अपन, जीरो के ऊपर एरो लगा देते हैं। अब बात आती है इसकी डायरेक्शन की, तो अब जीरो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड ही जीरो है, इस बात का मतलब वो तो एक पॉइंट मान सकते हो। अब पॉइंट तो किधर भी जा सकता है, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, अनस्पेसिफाइड, अपन को नहीं पता, ठीक है, कुछ भी हो सकती है इसकी डायरेक्शन, ठीक है, अनस्पेसिफाइड या इनडिटरमिनेट डायरेक्शन होगी इसकी। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। जीरो वेक्टर को यदि अपन बात करें दूसरे तरीके से डिनोट करने की, तो वो देखिए अब मान लीजिए मेरे पास ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है। तो इसे बच्चों अपन क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे अपन ए बी वेक्टर, क्या पढ़ेंगे, ए बी वेक्टर, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस बी पॉइंट को शिफ्ट करके ए पे ले आया, क्लियर है। बी पॉइंट को शिफ्ट करके मैं कहां पे लेके आ गया, ए पे। तो ये कौन सा वेक्टर बन गया बच्चों, ए वेक्टर, क्योंकि दोनों सेम ही होंगे, तो इसे अपन क्या बोलेंगे, ए वेक्टर। तो यदि ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों सेम है, दोनों ही पॉइंट क्या है, सेम, ए वेक्टर, तो एक्चुअली क्या होता है बच्चों, वो जीरो वेक्टर ही होता है, नथिंग एल्स, क्लियर है। तो कोई भी जीरो वेक्टर में कहीं पे बी वेक्टर लिख रखा है, सी वेक्टर लिख रखा है, इस बात का मतलब वो किसकी बात कर रहा है, वो जीरो वेक्टर की बात कर रहा है, क्योंकि इनिशियल पॉइंट भी बी है और टर्मिनल पॉइंट भी क्या है, बी है। क्लियर हो गया होगा। तो ये जीरो वेक्टर की कहानी है, आप इसको आराम से नोट कीजिए वीडियो को पॉज करके, ठीक है, और फिर आगे पढ़ना हो तो एक वीडियो को वापस से प्ले कर लो, क्लियर है। अब बात करते हैं अपन सेकंड टाइप ऑफ वेक्टर की, दैट इज यूनिट वेक्टर। किसकी बात करेंगे बच्चों, यूनिट वेक्टर की, ठीक है। तो सेकंड टाइप ऑफ वेक्टर इज यूनिट वेक्टर। तो जैसा जीरो वेक्टर का डेफिनेशन था वैसे यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन है, तो लिख देते हैं अपन वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 1, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 1 इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। क्लियर हो गया बच्चों। यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं अपन, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 1, उसे अपन बच्चों क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर, ठीक है। इसको डिनोट करने का तरीका सीखते हैं, यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर इज डिनोटेड बाय
ए कैप, ए के ऊपर ऐसा वाला साइन लगाएंगे, क्लियर है। इसे अपन पढ़ेंगे क्या बच्चों, ए कैप, क्या पढ़ेंगे इसको, ए कैप, ठीक है। तो कोई भी वेक्टर पे यदि कैप लगा हुआ होगा, इस बात का मतलब वो यूनिट वेक्टर को शो कर रहा है। इट मींस कि ए कैप का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है बच्चों, 1, क्लियर है। क्योंकि मान लीजिए कोई भी वेक्टर है मेरे पास बच्चों, ठीक है, ये ए वेक्टर है मेरे पास, इसकी लेंथ मान लेता हूं मैं 10 यूनिट है, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड कितना बच्चों, 10 यूनिट, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कितना आ गया मेरे पास, 10, क्लियर है सबको, ओके। अब इसके अलोंग मेरे को यूनिट वेक्टर बताना है, यूनिट वेक्टर इसके अलोंग का मतलब इसी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बताना है, यानी कि मेरे को ये वाला वेक्टर बताना है, ठीक है ना। इसकी लेंथ कितनी है बच्चों, 1 यूनिट, ठीक है। तो उसको शो करने का तरीका होता है बच्चों एक है, क्या होता है उसको शो करने का तरीका एक है, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर का काम क्या है, काम ये है कि ये डायरेक्शन बताने के काम आएगा। ये क्या बताने के काम आएगा बच्चों, अपन को डायरेक्शन बताएगा, ये आगे चल के क्या बताएगा, डायरेक्शन। एक है अपन को डायरेक्शन बताता है, क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है। अच्छा जी, अब एक निकाले कैसे सर, यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड आउट करें। मान लीजिए हमारे को तो कोई भी वेक्टर दे दिया, ए वेक्टर दे दिया हमारे को तो क्वेश्चन में, ठीक है, और इससे हमारे को यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड आउट करोगे बच्चों, यूनिट वेक्टर को लिखेंगे कैसे, एक है और उसका फॉर्मूला होता है वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से आप क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, ये होता है यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला। इसको आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो किसी भी वेक्टर के अलोंग का मतलब उसी की डायरेक्शन में यदि आपको यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है तो जस्ट डिवाइड दैट वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड, यू विल गेट यूनिट वेक्टर, क्लियर है। यहां तक समझ में आया होगा, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहां से एक रिजल्ट और लिख सकते हैं बच्चों अपन, यहां से मैं बात करूं ए वेक्टर की, ठीक है। तो ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों मेरे पास, मैग्नीट्यूड ए इधर चला जाएगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू ए है, क्लियर है। तो मेरे को कोई भी वेक्टर फाइंड आउट करना है, मान लीजिए मेरे को ए वेक्टर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मेरे को क्या करना है, उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर पता चल जाना चाहिए मेरे को, क्लियर हो रहा है। मान लीजिए उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ए कैप है, ठीक है, और मेरे को ए वेक्टर फाइंड आउट करना है, उसका मेरे को यदि मैग्नीट्यूड पता है और उसकी डायरेक्शन पता है, ठीक है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो अपने पास क्या आ जाएगा, ए वेक्टर, ठीक है। बहुत यूजफुल है ये फॉर्मूला भी, तो आप इसको इस फॉर्म में भी याद रखें, आगे चल के अपन काम में लेंगे। यदि अभी पूरी तरीके से समझ में भी नहीं है तो ये आगे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये यूनिट वेक्टर के बारे में सारी चीजें हो गई, ठीक है। पढ़ते क्या है इसको, एक है, क्लियर है। तो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, आप नोट कर लीजिए इसको वीडियो को पॉज करके, ठीक है। अपन बढ़ते हैं बच्चों यूनिट वेक्टर में, थोड़ा सा एक चीज और लिख लेते हैं अपन, तो वो देखिए। अभी मैंने आपको 3 डायमेंशनल स्पेस के बारे में थोड़ा सा बताया था, क्या बताया था मैंने, कि ये अपने पास क्या है बच्चों, एक्स एक्सिस ये, वाई एक्सिस ये, जेड एक्सिस, ठीक है, और ये क्या बच्चों, ओरिजिन है, ठीक है। एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है ना बच्चों, यूनिट वेक्टर मींस ये पॉइंट की बात करते हैं क्या, 1 0 0। अभी बताया था एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लेना तो वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स तो क्या होते हैं, 0, और 1 क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट मींस ये वाली डिस्टेंस है, ठीक है। तो इस O को मैं इनिशियल पॉइंट मान के और यहाँ पे इसको एक डायरेक्शन दे दूं, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1, तो उसे अपन बोलते हैं बच्चों आई कैप। क्या बोलते हैं, आई कैप। इससे पहले से वाकिफ होंगे तुम इस चीज से, ठीक है ना। तो आई कैप क्या होता है बच्चों, यूनिट वेक्टर in direction of x axis is I cap. Similarly y axis के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उसे अपन क्या बोलते हैं बच्चों, j cap. Similarly z axis के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उसे हम बोलते हैं k cap. समझ में आ गया होगा। ये वाला जो वेक्टर होगा उसे हम बोलेंगे j cap और इसे अपन क्या बोलेंगे बच्चों, k cap. क्लियर है। अब मान लीजिए मेरे को यहाँ पे एक वेक्टर लिखना है, क्या लिखना है बच्चों मेरे को, वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 5 यूनिट है, ठीक है ना। इस एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में मेरे को एक वेक्टर लिखना है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 5 यूनिट, ठीक है। तो वेक्टर कैसे लिखा जाएगा, मैग्नीट्यूड को उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, वो हो जाएगा 5 into i कैप। समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो फिलहाल तो आप इतना ध्यान रखें कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है
उसको स्टैंडर्ड रूप से कैसे डिनोट किया जाता है, आई कैप से वाई एक्सिस की डायरेक्शन में, जे कैप से और के कैप से जेड एक्सिस की डायरेक्शन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर पढ़ते हैं हम। तो ये सेकंड टाइप ऑफ वेक्टर हो गया, दैट इज यूनिट वेक्टर। सॉरी, थर्ड इज को-इनिशियल वेक्टर्स। को-इनिशियल वेक्टर्स, तो मतलब व्हाट आर को-इनिशियल वेक्टर्स? ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट एक ही जगह पे हो, उन्हें अपन क्या बोल देते हैं? अपन बोल देते हैं पहले वेक्टर्स, लिख देता हूं मैं, वेक्टर्स whose initial point coincides। ठीक है, यानी कि कुछ ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट सेम है, टर्मिनल पॉइंट अलग अलग हो सकते हैं उनके। ठीक है, ऐसे वाले वेक्टर। ठीक है, मान लीजिए ए वेक्टर नाम दे दिया, इसको बी वेक्टर नाम दे दिया, इसको सी वेक्टर, इसको डी वेक्टर, इसको ई वेक्टर। ठीक है, तो ऑल दीज वेक्टर्स आर को-इनिशियल वेक्टर्स बिकॉज इट्स इनिशियल पॉइंट्स आर सेम। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए एग्जांपल के लिए मैं लिख देता हूं, सपोज दिस वन इज ए वेक्टर, दिस वन इज बी वेक्टर, दिस वन इज सी वेक्टर। ठीक है, फोर्थ आता है बच्चों इसमें को-टर्मिनस वेक्टर। को-टर्मिनस वेक्टर, तो को-टर्मिनस वेक्टर्स का मतलब क्या होता है? इस डेफिनेशन से आप ये बता सकते हो आराम से, वेक्टर्स whose terminal point, TP means terminal points are at same place और coincides, एक ही बात है ना, एक ही जगह पे हो तो उसे अपन कौन सा वेक्टर बोल देते हैं? को-टर्मिनस वेक्टर। यानी कि कुछ इस प्रकार के वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, जिनका टर्मिनल पॉइंट एक जगह पे हो, उन्हें हम क्या बोल देंगे बच्चों? को-टर्मिनस वेक्टर। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा, आप इसको नोट कर लीजिए। हम चलते हैं आगे। और फिफ्थ टाइप ऑफ वेक्टर इज कोलिनियर वेक्टर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्या होता है फिफ्थ टाइप ऑफ वेक्टर? दैट इज कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक है, ठीक है, कोलिनियर नाम से बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो इसका एक और नाम होता है जिससे काफी आपको लगाव भी है, दैट इज पैरेलल वेक्टर्स। कौन से वेक्टर्स बच्चों? पैरेलल वेक्टर्स। तो पैरेलल वेक्टर बोलो या कोलिनियर वेक्टर बोलो, एक ही बात है। क्या होते हैं तो देखिए, वेक्टर जो पैरेलल हैं उन्हें हम क्या बोल सकते हैं? कोलिनियर वेक्टर। लेकिन इनकी अपन मैथमेटिकल डेफिनेशन पढ़ते हैं ढंग से। ठीक है, अपन लिखेंगे वेक्टर्स whose support are same or parallel are called what? Parallel vectors. Okay, ठीक है, magnitude and direction does not affect। क्लियर है? कहने का मतलब क्या बच्चों यहाँ पे कि ऐसे वेक्टर जिनके या तो सपोर्ट सेम हो, सपोर्ट का मतलब क्या होता है? वो इनफाइनाइट लेंथ की लाइन जिसपे हमने वेक्टर बनाए हैं, बहुत ही सीधी सी बात है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने ये एक ए वेक्टर बना दिया है, इधर से मैंने एक बी वेक्टर बना दिया है। क्लियर है? ये दोनों वेक्टर एक ही लाइन पे है, एक ही सपोर्ट पे है, सेम सपोर्ट पे है। क्लियर है? तो इन्हें हम क्या बोलेंगे बच्चों? कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक है, सिमिलरली मान लीजिए ये ए वेक्टर है और ये मेरे पास कौन सा वेक्टर है? बी वेक्टर। ठीक है, सो दीज टू वेक्टर्स आर पैरेलल एंड डायरेक्शन इज ऑपोजिट। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑपोजिट है और क्या है यहाँ पे? ये दोनों वेक्टर्स बच्चों पैरेलल हैं, तो इन्हें अपन क्या बोल सकते हैं? कोलिनियर वेक्टर्स। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर वेक्टर्स। ये कौन से वेक्टर्स हैं? कोलिनियर वेक्टर।
ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। ये लाइन क्या लिखी है मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डज नॉट इफेक्ट, ठीक है। डायरेक्शन डजंट इफेक्ट का मतलब ये नहीं है कि दोनों वेक्टर की डायरेक्शन डिफरेंट हो जाए, वो कंडीशन तो फॉलो होनी चाहिए कि वेक्टर क्या होने चाहिए, या तो उनके सपोर्ट पैरेलल होने चाहिए, समझ रहे हो ना, या दोनों वेक्टर एक ही सपोर्ट पे रहे, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे जा रहा है, एक दूसरा ऐसे जा रहा है, तो उन्हें अपन पैरेलल बोल देंगे, नहीं, वो पैरेलल नहीं है, ठीक है। लेकिन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन डजंट इफेक्ट का मतलब क्या हुआ, उसका मतलब ये हुआ कि कोई भी वेक्टर कितना भी बड़ा हो या कितनी भी लेंथ का हो, जैसे मान लीजिए 5 यूनिट लेंथ का है, ये 3 यूनिट लेंथ का है, तो इस बात से कोलिनियरिटी या पैरेललिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्लियर है, समझ रहे हो ना सबको। बस इनके सपोर्ट क्या होने चाहिए बच्चों, पैरेलल, एक ही बात में सारी बात समाप्त हो जाएंगी, ठीक है, क्लियर हो रहा है। इनके सपोर्ट क्या होने चाहिए, पैरेलल, या एक ही सपोर्ट पे 2-3 वेक्टर हो तो उन्हें अपन कौन से वेक्टर बोल देंगे बच्चों, कोलिनियर वेक्टर, ठीक है। जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आप सोचिए अपने आप से, ठीक है, और मैं भी बता देता हूं साथ में। मान लीजिए मेरे पास ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर और ये कौन सा है बच्चों, डी वेक्टर। मैंने आपसे पूछा कि बताओ इनमें से कौन कौन से वेक्टर कोलिनियर वेक्टर्स हैं, तो आप बता सकते हो, दिस डी वेक्टर एंड दिस बी वेक्टर, बी वेक्टर एंड डी वेक्टर आर पैरेलल वेक्टर्स और कोलिनियर वेक्टर्स, दोनों एक ही बात, समझ रहे हो। सिमिलरली ए वेक्टर एंड सी वेक्टर आर पैरेलल। डायरेक्शन का फर्क पड़ा, नहीं पड़ा, बिल्कुल भी क्लियर है। डायरेक्शन की डिफरेंट नहीं होनी चाहिए, मतलब या तो सेम हो या फिर ऑपोजिट हो, दो ही केस पॉसिबल है पैरेलल में, या तो ऐसी डायरेक्शन होगी दोनों की, या फिर ऐसा हो सकता है कि एक की डायरेक्शन ऐसी हो जाए और दूसरी डायरेक्शन ऐसी हो जाए। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। तो दिस वन इज ए वेक्टर, दिस वन इज सी वेक्टर, बी वेक्टर एंड डी वेक्टर आर पैरेलल, क्लियर हो गया, ओके। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है कौन कौन से कोइनिशियल है, तो ऐसे वेक्टर ढूंढो आप जिनका इनिशियल पॉइंट सेम है, तो किस किस का है, तो डी वेक्टर का है और एक कौन से वेक्टर का है, सी वेक्टर का। तो यहाँ पे सी वेक्टर एंड डी वेक्टर आर कोइनिशियल, क्लियर है। सिमिलरली ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोइनिशियल वेक्टर्स, ठीक है। तो आपको मेरे ख्याल से कोलिनियर वेक्टर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए इसमें थोड़ा सा और पढ़ते हैं, ठीक है। आपको नोट करना हो तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है। अपन इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे नोट करने का, ओके। तो अपन बात करते हैं बच्चों कोलिनियर वेक्टर्स की, ओके। तो कोलिनियर वेक्टर में भी दो केसेस बन जाएंगे, ठीक है। केस फर्स्ट बनेगा बच्चों, देखो ऐसा हो सकता है ना कि कोई भी दो वेक्टर्स है, मान लीजिए एक ये वेक्टर है, ए वेक्टर एंड अदर वन इज बी वेक्टर, ठीक है। इन दोनों की डायरेक्शन क्या है बच्चों, सेम है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो ये कौन से वेक्टर होंगे, इनको अपन बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर। अब कोलिनियर में ये कौन से टाइप्स के वेक्टर है, तो इनका एक नाम हो दैट इज लाइक वेक्टर्स, ठीक है। तो लाइक वेक्टर्स कौन से वेक्टर है बच्चों, ऐसे वेक्टर्स जिनका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, उन्हें अपन कौन से वेक्टर बोल देंगे, लाइक वेक्टर, ठीक है। मैग्नीट्यूड से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लियर हो रहा है। केस सेकंड बोलिए, वो हो सकता है अनलाइक वेक्टर। केस सेकंड क्या होगा बच्चों, अनलाइक वेक्टर्स। अनलाइक वेक्टर का मतलब क्या होता है, ऐसे वेक्टर जिनकी डायरेक्शन क्या हो, ऑपोजिट हो, डिफरेंट नहीं। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, डायरेक्शन ऑपोजिट हो, उन्हें अपन कौन से वेक्टर बोलेंगे बच्चों, अनलाइक वेक्टर। फॉर एग्जांपल दिस वन इज सी वेक्टर एंड दिस वन इज डी वेक्टर, क्लियर है। लाइक वेक्टर्स के बीच में एंगल हमेशा अपन 0 डिग्री लिखेंगे और अनलाइक वेक्टर के बीच में एंगल हमेशा 180 डिग्री लिखेंगे, ठीक है। एंगल के बारे में मैंने अभी तक जिक्र नहीं किया है, तो फिलहाल तो इतना ध्यान रखो कि दोनों वेक्टर की डायरेक्शन सेम है, तो दो पैरेलल लाइंस ही मान लो उनको, तो उनके बीच का एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। क्लियर हो गया सबको, एनी प्रॉब्लम। और इन दोनों को मिला के अपन क्या बोल सकते हैं, कोलिनियर वेक्टर, ठीक है। कोलिनियर वेक्टर लाइक वेक्टर्स भी होते हैं और अनलाइक वेक्टर्स भी होते हैं, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अच्छा, इसके साथ आपको एक कंडीशन और याद रखनी है, ठीक है। उसको एक्सप्लेन अपन बाद में करेंगे, ठीक है। फिलहाल तो आप इसको लिख के चले अपने नोट्स में, ठीक है, ओके। वो कंडीशन है, इफ
A vector and B vector are collinear vectors, then A वेक्टर को बच्चों हम लिख सकते हैं lambda times B वेक्टर. ओके, where what is lambda? Lambda is any real number. ठीक है, इस कंडीशन को आप याद करके रखें. ओके, आगे ये एक्सप्लेन किया जाएगा आपको कि ये lambda से मल्टीप्लाई करने पे क्या हो रहा है. ठीक है, तो फिलहाल के लिए तो आप इनको अच्छे से याद रखें. ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर्स की तरफ. ठीक है, तो ये कोलिनियर वेक्टर हो गया. सिक्स्थ टाइप पे आते हैं. ठीक है, तो बच्चों सिक्स्थ टाइप ऑफ वेक्टर इज फ्री वेक्टर्स. फ्री वेक्टर का मतलब क्या होता है, तो मैं पहले लिख देता हूं. वेक्टर्स विच कैन बी shifted without changing their magnitude and direction. ठीक है, तो ऐसे वेक्टर जिनको हम कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हैं, क्या चेंज किए बिना, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, उन्हें अपन कौन से वेक्टर बोलते हैं बच्चों? फ्री वेक्टर. मतलब उनका इनिशियल पॉइंट कहीं पे फिक्स नहीं है ना, इनिशियल पॉइंट कुछ भी है उनका. ठीक है ना, फिक्स नहीं है, मतलब एक जगह नहीं है. ठीक है, क्लियर है. तो अपन मैथमेटिक्स में जितने भी वेक्टर पढ़ेंगे बच्चों, अपन सारे वेक्टर्स कौन से पढ़ेंगे? फ्री वेक्टर. मैथमेटिक्स में जो भी वेक्टर्स पढ़ा जाएगा वो सारे कौन से वेक्टर होते हैं बच्चों? फ्री वेक्टर. क्लियर है, अपन सारी चीजें फ्री वेक्टर के लिए पढ़ेंगे. ठीक है, फ्री वेक्टर का मतलब वापस से समझा देता हूं मैं. मान लीजिए आपके पास वेक्टर है. ठीक है, तो आप इसकी डायरेक्शन और इसका मैग्नीट्यूड इनको चेंज किए बिना कहीं पे भी ले जाइए स्पेस में. स्पेस मींस पूरा इस यूनिवर्स में कहीं पे भी ले जाओ आप इसको. ठीक है, तो ऐसे वेक्टर्स क्या होते हैं? फ्री वेक्टर. क्लियर है. मान लीजिए मेरे पास ये वेक्टर है, ये ए वेक्टर है. ठीक है, इसकी डायरेक्शन ऐसे है. ठीक है, अब इसको मैं शिफ्ट करके कहीं पे भी ले जा सकता हूं. क्लियर है, लेकिन इसका क्या चेंज नहीं होना चाहिए? मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होना चाहिए, और क्या नहीं चेंज होना चाहिए? डायरेक्शन. तो ये वेक्टर कौन सा वेक्टर कहलाएगा? फ्री वेक्टर. और मैथ्स में जो भी वेक्टर पढ़ेंगे वो सारे कौन से वेक्टर होंगे बच्चों? फ्री वेक्टर्स. आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा. बस इतनी सी बात थी फ्री वेक्टर में. ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन. नेक्स्ट सेवंथ टाइप ऑफ वेक्टर इज इक्वल वेक्टर्स. कौन से वेक्टर की बात कर रहे हैं अपन? इक्वल वेक्टर्स. इक्वल वेक्टर्स. तो बच्चों देखो, इक्वल वेक्टर्स का मतलब क्या होता है? ऐसे वेक्टर, इक्वल वेक्टर मींस ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो. ठीक है, वेक्टर्स whose magnitude and direction are same. क्या है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या हो? सेम हो. उसे अपन कौन से वेक्टर बोलेंगे बच्चों? इक्वल वेक्टर. ठीक है, लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर इक्वल वेक्टर्स. दोनों क्या है बच्चों? इक्वल वेक्टर. देन उनको लिखने का तरीका होता है ए वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर. ये उनको लिखने का तरीका होता है. अब इक्वल वेक्टर्स क्या होंगे? मान लीजिए मेरे पास ये ए वेक्टर है, मान लीजिए मेरे पास ये बी वेक्टर है. अब इन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड भी सेम है और बच्चों डायरेक्शन भी सेम है, तो इन वेक्टर को अपन क्या बोल देंगे? इक्वल वेक्टर्स बोल देंगे. यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे लास्ट टाइप ऑफ वेक्टर जो है नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर. ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके. अपन लास्ट टाइप ऑफ वेक्टर और पढ़ लेते हैं, दैट इज नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर. नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर. किसी भी वेक्टर पे नेगेटिव साइन लगाने पे क्या होगा ये पढ़ रहे हैं बच्चों अपन. तो मान लीजिए अपने पास कोई भी एक वेक्टर है, दिस वन इज ए, दिस वन इज बी. इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका अपन ने पढ़ ही लिया, दैट इज ए बी वेक्टर. क्लियर है, तो इस ए बी पे माइनस साइन लगाए. ठीक है, तो उसे अपन नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर बोलते हैं. ठीक है, तो अपन लिखेंगे नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर ए बी वेक्टर.
इज माइनस ऑफ बी ए वेक्टर। क्लियर है? नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर ए बी वेक्टर इज बी ए वेक्टर। ठीक है, इस बात का मतलब क्या है देखिए आप, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। ठीक है, ए बी वेक्टर का मतलब क्या होता है बच्चों? ए बी वेक्टर का मतलब होता है डायरेक्शन इज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ये ए बी वेक्टर का मतलब होता है। ठीक है, और बी ए वेक्टर की बात करें तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? इसके अपने जस्ट डायरेक्शन ऑपोजिट की। ठीक है, तो कुल मिला के नेगेटिव ऑफ वेक्टर का मतलब होता है किसी भी वेक्टर पे यदि अपन माइनस लगाते हैं, ठीक है, तो उस वेक्टर पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी बच्चों, उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ऑपोजिट। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास ये ए वेक्टर है। ठीक है, मैं आपको पूछूं कि माइनस ए वेक्टर क्या होगा? तो कुछ नहीं करना, ऐसा ही वेक्टर बनाना है, बस इसकी डायरेक्शन क्या करनी है आपको बच्चों? ऑपोजिट करनी है। ठीक है, तो बी ए वेक्टर इज नथिंग बट माइनस ऑफ ए बी वेक्टर। ये होता है नेगेटिव ऑफ है वेक्टर। तो आई थिंक आपको ये सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे अपन एडिशन रूल वगैरह बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो यदि मेरा पसंद आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स में, अपने जिनको भी जरूरत है उनको ये वीडियोस शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।